नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके दोनों कथनों को। पहला कथन है, वहाबी आंदोलन की प्रक्रिया के कारण वर्ष 1870 में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में राजद्रोह कानून को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर बात हो रही है राजद्रोह के कानून की। तो आइए ये जान लेते हैं कि आखिर ये राजद्रोह का कानून आईपीसी में कब ऐड किया गया। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सबसे पहले राजद्रोह के कानून बनाए गए थे। अगर हम भारत की बात करें तो आईपीसी का जो मूल मसौदा था यानी कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो 1837 में भारतीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे टीबी मैकॉले। और इस ओरिजिनल ड्राफ्ट में धारा 113 ने सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना को उत्तेजित करना अपराध बना दिया। यानी कि धारा 113 में राजद्रोह के कानून डाले गए थे। सरकार के खिलाफ बातें करना या फिर सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना को भड़काना, उत्तेजित करना अपराध माना गया था। लेकिन किसी कारणवश जब 1860 में आईपीसी का फाइनल ड्राफ्ट आया तो वहां पर धारा 113 को जगह नहीं दिया गया, यानी कि फाइनल ड्राफ्ट में धारा 113 शामिल नहीं था। लेकिन 1870 में आईपीसी में एक संशोधन पेश किया गया और यहां पर उसे धारा 124 ए के रूप में कोड में डाला गया। और अंततः ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजद्रोह को अपराध बना दिया। मतलब कि सरकार के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, सरकार की नीतियों खिलाफ अगर आप बात करते हैं या फिर उसके खिलाफ असंतोष को भड़काते हैं तो यहां पर इसे राजद्रोह माना गया, जिसे कि आईपीसी में धारा 124 ए के रूप में डाला गया। और यहां पर कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा वहाबी आंदोलन के डर से किया था, वहाबी आंदोलन के कारण किया था। इस बात का एविडेंस आपको 1898 में कलकत्ता के लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक भाषण से मिलता है, जहां पर उन्होंने कहा कि 1870 में वहाबी आंदोलन था जिसके कारण आईपीसी में राजद्रोह की धारा को जोड़ा गया। तो यहां पर आपको 2 बातें क्लियर हो जाती हैं कि 1870 में आईपीसी में धारा 124 ए के तहत राजद्रोह को ऐड किया गया और इसको ऐड करने का जो बहाना बनाया गया, जो मेन कारण था, वो था वहाबी आंदोलन। तो यहां पर जो पहला कथन है वो सही साबित होता है। यहां पर वही बात कही जा रही है कि 1870 में भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह के कानून को शामिल किया गया और यह वहाबी आंदोलन के कारण किया गया। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, राजद्रोह भारतीय संविधान के तहत नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर 8 उचित प्रतिबंधों में से एक है। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 19 में यह भी कहा गया है कि आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण देने का जो अधिकार है, उस पर सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है उचित प्रतिबंध, यानी कि अगर सरकार के पास ऐसा कोई उचित कारण है तो वे आर्टिकल 19 में दिए गए आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या राजद्रोह को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जा सकता है? यहां पर जब हमारा संविधान बन रहा था तब संविधान सभा की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई और वहां पर के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के द्वारा यह बात कही गई थी कि आर्टिकल 19 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कही जा रही है उसमें राजद्रोह को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सभी जानते थे कि सरकारों के द्वारा राजद्रोह के कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। उसके तहत जनता को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया जा रहा है उसके अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राजद्रोह का नाम लेकर के। इसीलिए आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कही गई है उसमें राजद्रोह शामिल नहीं है। और इसीलिए आपका कथन 2 गलत हो जाता है, यानी कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है।
और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमें बताना था कि इसमें से कौन सा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है। आज के पेपर में भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया है राजद्रोह के मुकदमे को लेकर के, और यहाँ पर कहा गया है कि जर्नलिस्ट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडेशन चार्जेस। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाने माने पत्रकार विनोद दुआ के ऊपर जो सेडेशन का चार्ज लगाया गया था उसे जो है खत्म कर दिया गया है, और इसी को लेकर के ये न्यूज आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी भारत सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके चारों कथनों को। तो यहाँ पर बात हो रही है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की, और यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि सूचकांक का उद्देश्य देश, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण स्थिति पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है। तो ये बात सही है। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में 2030 को ध्यान में रख करके सतत विकास लक्ष्यों का घोषणा किया गया था। यहाँ पर 17 लक्ष्य हैं, और यूनाइटेड नेशन के जो भी सदस्य देश हैं उन्हें अपने लेवल पे इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करना था। भारत भी इन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और इसी को देखते हुए भारत में दिसंबर 2018 में यह सूचकांक लॉन्च किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, इन विभिन्न मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन कह रहा है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं इसके दूसरे कथन को, और दूसरा कथन है लक्ष्य 12, 13, 14 और 17 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक से बाहर रखा गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं जिसे 2030 तक दुनिया के देशों को पूरा करना है। और यहाँ पर आज के पेपर में भी एक न्यूज़ आया कि नीति आयोग के द्वारा हमारे जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनका जो है रैंकिंग किया गया है, और यहाँ पर 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि जो 16 लक्ष्य हैं उनके ऊपर उनको रैंकिंग दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल दिया हुआ है, और यहाँ पर जिस राज्य ने इसमें टॉप किया है उसका नाम लिखा गया। जैसे 0 हंगर में केरला ने टॉप किया है। ओवरऑल अगर बात करें तो केरला जो है ओवरऑल में टॉप आया है। तो यहाँ पर ये जो 16 के 16 जो क्राइटेरिया हैं ये सभी के सभी वही क्राइटेरिया हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा तय किए गए हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि लक्ष्य 12, 13, 14 और 17 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक से बाहर रखा गया है, ये गलत है। आइए कथन 3 को देख लेते हैं, और कथन 3 है केंद्र और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने और उसके पर्यवेक्षण पर निगरानी करने का अधिकार है। तो ये बात भी गलत है। जैसा कि आप न्यूज़ देख चुके हैं कि नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, यानी कि केंद्र सरकार जो है ये तय करती है इन 16 मानदंडों पर जो है कौन सा राज्य कितना काम कर रहा है, और उसको इसी के आधार पर जो है स्कोर दिया जाता है। तो खुद राज्य जो है ये तय नहीं करते हैं कि वो कौन से नंबर पर आएंगे, सेंटर के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो है ये रैंकिंग तय की जाती है। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी गलत है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को, और चौथा कथन है सूचकांक को 2018 में जारी किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 2018 में पहली बार इसे लॉन्च किया गया था, तो इसके आधार पर चौथा कथन सही हो जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमें बताना था कि इसमें से कौन से सही हैं, यानी कि पहला और चौथा सही है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लैक कार्बन निक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्लैक कार्बन की, और यहाँ पर 4 कथन दिए हैं उससे रिलेटेड, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके चारों कथनों को। यहाँ पर पहला कथन है ये अल्पकालिक प्रदूषक है जिन्हें ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ब्लैक कार्बन को लेकर के आज के पेपर में एक न्यूज़ भी आया है जिसका शीर्षक है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑन ब्लैक कार्बन कैन शार्पली कट
ग्लेशियर मेल्ट, वर्ल्ड बैंक स्टडी। अगर हम ब्लैक कार्बन की बात करें तो ब्लैक कार्बन पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन यानी कि पीएम 2.5 का ही हिस्सा है और ये क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। ब्लैक कार्बन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण पैदा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 51% ब्लैक कार्बन जो है हाउस होल्ड एनर्जी यानी कि अगर हम खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लैक कार्बन इसके कारण पैदा होता है क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल है वो अच्छी तरीके से नहीं जलता। तो यहाँ पर जो कथन एक है जो कह रहा है कि ये अल्पकालिक प्रदूषक है जिन्हें ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये अल्पकालिक प्रदूषक होते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है सस्टेन करने का वो बहुत ही कम होता है, लेकिन चूंकि ये भारी मात्रा में पैदा होते हैं इसके कारण जो है इनका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं। खाना पकाने के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग में तेजी लाने से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ब्लैक कार्बन सबसे ज्यादा हाउस होल्ड एनर्जी के कारण ही पैदा होता है क्योंकि बहुत सारे घरों में जो है खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयले, उपला इन सभी का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर जब ये फ्यूल सही तरीके से नहीं जलते हैं तो ये ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एलपीजी का उपयोग करें जो कि पूरी तरीके से जल जाता है तो यहाँ पर ब्लैक कार्बन के पैदा होने का जो गति है उसे कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है सही है। तीसरा कथन देख लेते हैं। तीसरा कथन है ब्लैक कार्बन निक्षेप सूर्य के प्रकाश की सतह परावर्तन को बढ़ाते हैं, यानी कि जो रोशनी सतह पर आती है उसे ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये बात सरासर गलत है। अगर हम ब्लैक कार्बन के इफेक्ट को देखें तो ये ब्लैक कार्बन सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे हीट में कन्वर्ट करते हैं जिसके कारण जो है हमारा जो ग्रह है वो ज्यादा गर्म हो रहा है। तो ये कहना कि ब्लैक कार्बन जो है सूरज से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ये गलत है। ये उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे कि ग्रह पर जो है गर्मी बढ़ रही है। तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। और चौथा कथन है ब्लैक कार्बन वायु के तापमान को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर यह बात भी सही है। हमने अभी अभी देखा कि ब्लैक कार्बन सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे हीट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके कारण ग्लेशियर भी बहुत ही तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, वायु भी गर्म हो जाती है और वेदर पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो चौथा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो हमने देखा कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है और इसके कारण क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है खाद्य तेलों के लिए भारत की समग्र आयात निर्भरता 2021 में समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खाद्य तेलों के मामले में भारत जो है आत्मनिर्भर हो गया है। यहाँ पर प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि हमें जो है खाद्य तेलों का जो है कोई भी आयात करना नहीं पड़ेगा। आज के पेपर में ही एक न्यूज आया है, द फार्म फैक्टर एग्री सेक्टर डिड क्वाइट वेल इन पैंडेमिक ईयर। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इस कोविड-19 के लॉकडाउन में भी कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया है। और यहां पर 25 मई को 2020-21 का क्रॉप प्रोडक्शन एस्टीमेट जारी किया गया और यहां पर कहा गया है कि हर फसल में जो है उत्पादन बढ़ा है और स्पेशली यहां पर कहा गया है कि जो दालों का उत्पादन है वो इतना हुआ है कि अब हम जो है यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट हो गए, यानी कि अब जो है हमें दालों का आयात करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एडेबल ऑयल की बात करें यानी कि खाद्य तेलों की बात करें तो यहाँ पर ये जरूर कहा गया है कि ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन है वो जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी भी इतना ये उत्पादन नहीं बढ़ा है कि भारत को आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आयात है एडिबल ऑयल का वो उसी तरीके से बना रहेगा। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत है। यहाँ पर दूसरा कथन कह रहा है
कि 2019-20 के आंकड़ों की तुलना में 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई है। तो ये बात भी गलत है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि 2020-21 का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार 2019-20 के मुकाबले जो हमारा उत्पादन है अनाजों का वो बढ़ा है। तो यहाँ पर कथन 2 गलत हो जाता है। कथन 3 देख लेते हैं। कथन 3 है, घरेलू खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात लगभग 18% कम हो गया है। तो ये बात भी गलत है। 2020-21 में हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा हुआ और इसी कारण से निर्यात में यहाँ पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि 18% की कमी हुई है निर्यात में, ये बात भी गलत है। यानी कि तीनों के तीनों कथन यहाँ पर गलत साबित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो बहुत ही फेमस योजना है PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और यहाँ पर हमें बताना है कि ये किसके लिए शुरू किया गया था। और सी है, देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर बात की जा रही है वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि देश में वैसे जगह हैं, वैसे लोग जिनके पास अभी तक बैंकिंग की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, उन तक बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाना। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी तक सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो यहाँ पर जनधन योजना का मेन मकसद था कि देश में जहां भी बैंकिंग सुविधा नहीं है उन तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाया जाए। यानी कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन है, उसे और बढ़ाया जाए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम शॉर्ट में SDG कहते हैं और हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य, जिन्हें हम वैश्विक लक्ष्य भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लक्ष्य हैं वो दुनिया के देशों के द्वारा पूरा करने हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में संयुक्त राष्ट्र की 17वीं बैठक में गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि के साथ रहें, एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। और इसके लिए जो है 17 ऐसे गोल रखे गए हैं UN के द्वारा, जिसे दुनिया के देशों को मिलकर के पूरा करना है। जैसा कि मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो है उसमें 17 गोल हैं और इसके अलावा 169 एसोसिएटेड टारगेट हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के द्वारा 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।